बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे। किसी कॉलम निगार ने ह्यूमरस कॉलम लिखने की कोशिश की थी जो उनके ख्याल में बहुत ही बुरा था। कहने लगे ये नहीं कि इंसान ह्यूमर लिखने से पहले कम से कम पीजी वुडहाउस को भी पढ़ ले। जो उसका अपना स्पेसिफिक स्टाइल है उसमें बिल्कुल इज द स्टैंडर्ड लिरिकल ह्यूमर और स्लैपस्टिक ह्यूमर में जब आप ऑथर्स को देखें तो जो पहला ऑथर है वो वुडहाउस है। स्लैपस्टिक स्टाइल जो वुडहाउस का है सिटकॉम्स में बहुत ज्यादा कॉमन रहा। पाकिस्तान में फैमिली फ्रंट मशहूर स्लैपस्टिक कॉमेडी वो वुडहाउस ने जो क्रिएट किया था स्टाइल वो उसी पे। एक जमाने में 50-50 आता था स्केच कॉमेडी, वैसे मॉन्टी पाइथन उनका जोक्स स्टाइल वो वुडहाउस से इंस्पायर्ड। फॉल्टी टावर्स इंग्लैंड का सबसे बेस्ट कॉमेडी सीरीज एवर माना जाता है। तो फिर गेस्ट हाउस को अगर याद करें तो उसमें भी वो उससे इंस्पायर्ड। हैरी पॉटर में जो दो कैरेक्टर्स हैं फ्रेड एंड जॉर्ज वीजली, ये इंस्पायर्ड हैं बाय टू कैरेक्टर जो कि बर्टी वुस्टर और जीव्स की सीरीज में आते हैं। एक और मजे की बात है कि सर्च इंजन गूगल से पहले जो मशहूर सर्च इंजन था सबसे ज्यादा, उसका नाम था आस्क जीव्स, वो इन्हीं के ऊपर बना है। हम मतलब देखते हैं कि आदमी जेल में भी रहा, उसने नाजियों को भी देखा, गद्दारी के फतवे भी सही। क्रिटिसिज्म भी होता है कि इनकी जो तहरीरें हैं उनमें कोई सियासी समाजी शऊर हमें नहीं मिलता। वुडहाउस देखते थे अपने जमाने के यंग लोगों में लगाव कम्युनिज्म की तरफ, वो स्मिथ में उन्होंने फिर शो किया। स्मिथ ही इंसिस्ट ऑन अदर पीपल कॉलिंग हिम कॉमरेड। लेकिन है नवाबजादा। ओटीएस एडसेंस की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं बिलाल अहमद हाजिर खिदमत हूँ। और आज जो मौजू हमने चुना है वो है एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी ज़बान का मिज़ाह-निगार जिसका नाम है पीजी वुडहाउस। और इस पर गुफ्तगू हमारे साथ करेंगी अज़मा हुमायूं। अज़मा हुमायूं, आपको खुशामदीद। अज़मा जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं और एक तवील अरसा द सिटीज़न्स फाउंडेशन के साथ उन्होंने काम किया है और आजकल भी एजुकेशन और करिकुलम डेवलपमेंट के सिलसिले में जो है वो फ्रीलांस काम करती हैं। और इसके अलावा कैम्ब्रिज से इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की सर्टिफाइड टीचर हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। और वैसे तो ग्रेजुएशन उनकी बिज़नेस में है, लेकिन अंग्रेज़ी अदब और फ़िक्शन ख़ास तौर पे, खा क्लासिक हो या खा कंटेम्प्रेरी हो, मौजूदा हो, उस पे काफ़ी अज़मा का काफ़ी मुताल्ला है और उनकी गहरी नज़र है। और आज हम पीजी वुडहाउस के ऊपर अज़मा हुमायूं से कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा मैं मुसन्निफ़ का तारुफ़ करा दूं, फिर हम आपके पास आते हैं। जो पूरा नाम है पीजी वुडहाउस का वो है पेलहम ग्रेनविल वुडहाउस। और काफ़ी तवील उम्र पाई, तकरीबन 93-94 बरस उम्र पाई। और इसी तरह जो है वो लिखने का जो उनका सफ़र है वो भी उतना ही तवील है, तकरीबन 70 साल तक लिखते रहे। 15 अक्टूबर 1881 में यूनाइटेड किंगडम में गिल्डफोर्ड एक छोटा सा शहर है, वहाँ पैदाइश हुई और इंतकाल हुआ न्यूयॉर्क में 1975 में। तो 1881 से 1975 यानी कि पहली जंग अज़ीम भी देखी पूरे होशो हवास में, दूसरी जंग अज़ीम भी देखी। और बहुत जिस तरह से जो उन्होंने लिखा वो तो है ही बहुत दिलचस्प, लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो वो भी काफ़ी दिलचस्प रही। पहला नावल 1902 में आया, यानी कि 1881 की पैदाइश है और 1902 यानी कि 21-22 साल, 22-23 साल उम्र थी जब पहला नावल आया। और उस वक्त जब लिखना शुरू किया तो 1974 तक, यानी कि अपने इंतकाल से 1 साल पहले उनका आखिरी नावल आया। तो करीब 70 साल का ये अरसा है जिसमें वो लिखते रहे। और कुछ चीज़ें जो जैसे कहते हैं पूरी नहीं हो पाई थी वो उनके इंतकाल के बाद भी शाया हुई। लिखा क्या क्या नावल लिखे, मिज़ाहिया बुनियादी तौर पर जैसे हमने बताया मिज़ाह-निगार, बहुत बड़ा मिज़ाह-निगार, बहुत सारों के नज़दीक पिछली सदी का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी ज़बान का मिज़ाह-निगार, या सबसे बड़े जो 2-3 मिज़ाह-निगार हैं अंग्रेज़ी के, उनमें से एक। नावल लिखे, फिर शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शंस हैं और इसके अलावा फ़िल्म और थिएटर से भी ताल्लुक़ रहा। जब जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई तो ये अमेरिका इन्होंने पे मौजूद थे और फिर जंग छिड़ने की वजह से बड़ी इनका क़याम अमेरिका में ही रहा। तो इस दौरान इन्होंने ब्रॉडवे के लिए म्यूज़िकल प्लेज़ लिखे और जिनमें से बाज़ बहुत मकबूल हुए।
फिर इसी दौरान उस वक्त साइलेंट फिल्मों का ज़माना था, तो जो इनकी मिज़ाहिया नावल पहले से छप चुके थे, उन पे साइलेंट फिल्में भी बनी। और फिर बाद में कुछ डेकेड्स के बाद इन्होंने जो कहते हैं कि बोलने वाली फिल्में जब आ गई थी, तो उसके लिए भी लिखा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो फिल्म, थिएटर, नावल, शॉर्ट स्टोरी, फिर बायोग्राफी भी है। तो एक जैसे कहते हैं बहुत बहुत कुछ लिखा, और जो है बहुत मज़े का लिखा। तो अज़मा, अब आप कुछ इनके बारे में बताइए, और आप यहाँ से शुरू कीजिए कि आपका तारुफ कैसे हुआ, और आपने पीजी वुडहाउस को क्यों पढ़ना शुरू किया, कैसे पढ़ना शुरू? जी बिलाल, थैंक यू सो मच। पीजी वुडहाउस से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2011-2012 में शुरू हुआ। उस वक्त मैं नई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। यूनिवर्सिटी में मैंने इंग्लिश लिटरेचर बहुत पढ़ा। उससे पहले भी बचपन से ही शौक़ था, तो पहले मैं थोड़ा लाइट लिटरेचर पढ़ती थी, वो ऑथर्स जो मुझे पसंद आते थे, ऑस्टन, डिकन्स, जो अच्छा लगा उसको पढ़ लिया। फिर यूनिवर्सिटी में आके मेरा ख्वाहिश हुई कि थोड़ा सा अब हम थोड़ा लिटरेट लगते हैं, थोड़े अपनी एक्सपैंड करें, लिटरेचर की मालूमात को, थोड़ा सा गहराई में जाएं। मुश्किल ऑथर्स को फिर आपने पढ़ना मुश्किल ऑथर्स को मैंने बिल्कुल पढ़ना शुरू किया। डॉस्टोयेव्स्की, जोसेफ कॉनरैड, ऑरवेल, श्योर, जोसेफ कॉनरैड। अब वो शदीद हैवी रीडिंग का वो मेरा ज़माना था, जो कि 2011 में ख़त्म हुआ। फिर 2011 में मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब की। वो मैंने की एक लो इनकम स्कूल में, लो इनकम कम्युनिटी के स्कूल में कराची में, एज ए टीचर। और 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ाना, सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब फॉर मी। एक तो छोटे बच्चों को पहली दफ़ा पढ़ाना, इतने सारे एक साथ आपके सामने बैठे हुए, प्लस इट वाज अ वेरी डिफरेंट जॉब फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि अगेन लो इनकम, नई कम्युनिटी और नए कल्चर से तारुफ होना, बच्चों के अपने मसाइल, स्कूल के अपने मसाइल, पूरे दिन लाइट नहीं है, फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्कम्फर्ट्स, जनरली मुश्किल रोल था। और तो बच्चों की बेस भी शायद इतनी मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल, तो जो गोल ही होता था वो ये होता था कि 1 साल के अंदर अंदर पिछले 3-4 साल का कैसे पढ़ा दिया जाए, तो एवरीथिंग वाज वेरी टफ। अब उसमें उसके साथ अगर डॉस्टोयेव्स्की पढ़ा जाए तो वो तो नामुमकिन था मेरे लिए बर्दाश्त करना। तो मैंने बहुत कॉन्शियसली ये सोचा कि अब कोई लाइट रीडिंग की जाए। लाइट रीडिंग के चक्कर में अब मैंने सर्च करना शुरू किया इंटरनेट पे कि ठीक है, बहुत ज़्यादा जब हम जनरली इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर्स के बारे में सुनते हैं, तो ह्यूमरिस्ट्स बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे कोई इतना मशहूर है नहीं कि आपको नज़र आए कि अच्छा ये है। वो सारे ऐसी ट्रेजेडी राइटर्स एटसेट्रा ही यूजुअली मशहूर बहुत ज़्यादा होते हैं। डिकेंस के यहाँ मिलती है कॉमेडी, लेकिन प्राइमरीली वो कॉमेडी राइटर तो नहीं है, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ सीन्स होते हैं। ऐसे ही है, लेकिन फिर वो आपको जब आप वो पढ़ें तो आपको ट्रेजेडी के साथ उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो लाइक अगर आपको प्योर ह्यूमर में जाना है तो मुझे सर्च करना पड़ा, मुझे नहीं मालूम था कि कौन से ह्यूमरिस्ट हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स को देखा, लिस्ट्स देखी, बेस्ट कॉमेडी राइटर्स इन इंग्लिश। उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन राइटर पाए गए लिस्ट में वो पीजी वुडहाउस। बिल्कुल नहीं जानती थी मैं ये कि कौन है। और मैंने फिर उसी में किताबों का भी ढूंढना शुरू किया कि अच्छा बेस्ट किताब कौन सी है वुडहाउस की। पढ़ने से पहले मैंने कोई वुडहाउस के बारे में कुछ बायोग्राफी वगैरह कुछ नहीं पढ़ी, बस डायरेक्ट फिर किताब उठा ली, जो थी राइट हो जीव्स के नाम से। जब किताब उठाई तो फिर उसमें जो पीजी वुडहाउस की राइटिंग है, वो डायरेक्ट किताब से ही मैंने समझी कि अच्छा ये हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये तरीक़ा कार है। कि आप बगैर कुछ जाने हुए दाखिल हो गई, मैं बगैर दाखिल कुछ बैकग्राउंड पता किए हुए। बिल्कुल, मैंने कहा कि ठीक है, कॉमेडी राइटर चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। सही। और इतना लुत्फ़अंदोज़ हुई मैं उस राइटिंग से, उन कहानियों से, कि फिर मैंने अगले 2-3 साल में बहुत सारी वुडहाउस की किताबें पढ़ी। और सिर्फ वुडहाउस नहीं, बल्कि वुडहाउस से इंस्पायर्ड हुए हुए ऑथर्स जो कि वुडहाउस के बाद आए, और
उनको भी फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और उनकी भी बहुत सारी किताबों को पढ़ा। सो बेसिकली ये मेरा एंट्री पॉइंट था इनटू दिस स्टाइल ऑफ ह्यूमर, जो कि ख़ास वुडहाउस ने शुरू किया और वो अब इंग्लिश लिटरेचर और उसकी कैनन में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस। या शायद स्टैंडर्ड शायद ह्यूमर बन गया है एक तरह से। एक वो जो उसका अपना स्पेसिफिक स्टाइल है हम्म, उसमें बिल्कुल इट इज़ द स्टैंडर्ड। लाइक आप वो जो ख़ास एक लिरिकल ह्यूमर और स्लैपस्टिक ह्यूमर में जब आप ऑथर्स को देखें तो जो पहला ऑथर हैं वो वुडहाउस है, और जो किसी भी ऑथर को राइटर को कंपेयर किया जाता है वो वुडहाउस से ही किया जाता है। और मैं नहीं समझती कि जो बाद में आए वुडहाउस से वो वुडहाउस के जितना आगे नहीं निकल कि पाए। आगे बिल्कुल नहीं निकल पाए। सम मे हैव टच्ड अपॉन सम ऑफ हिज आइडियाज एंड द थिंग्स दैट ही वाज ग्रेट एट, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाए। सही। अच्छा, जो किताब का जो आपने नाम लिया इस पे थोड़ा सा, राइट हो जीव्स, तो जो लोग नहीं जानते तो जीव्स एक बहुत बहुत मशहूर कैरेक्टर है वुडहाउस का। और जैसे कहते हैं, जैसे हमने बताया कि 70 के करीब नॉवेल्स हैं और 24 शायद कलेक्शन हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के। तो इनमें से बहुत सारे जो हैं नॉवेल्स भी और शॉर्ट स्टोरीज़ भी, उनमें ये जीव्स का किरदार आता है। और जो आपने राइट हो जीव्स पढ़ा, तो ये पहला नॉवेल नहीं है जीव्स का, जहाँ तक मेरा इल्म का ताल्लुक़ है। तो एक तरह से 20 की कोई किताब है और आप कह रही हैं कि आपको कुछ पता नहीं था, तो कुछ आपको दिक्कत नहीं पेश आई क्योंकि शायद कंटिन्यूटी में बात हो पहले नॉवेलों से, जो जीव्स का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसको जानना ज़रूरी हो? क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? और कुछ फिर अब आप जीव्स के बारे में बताइए, क्योंकि शायद सबसे मशहूर शायद वुडहाउस का जो किरदार है, मेरा ख्याल है तमाम किरदारों में वो जीव्स जीव्स है, और जीव्स का जो साथी है बर्टी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। तो जीव्स की ये जो सीरीज़ है किताबों की, आई थिंक सबसे बड़ी किताबों की सीरीज़ भी जीव्स की ही है। सबसे ज़्यादा कहानियाँ जीव्स और उसके साथ ही बर्टी वुस्टर के बारे में ही लिखी वुडहाउस ने। ये दो जो कैरेक्टर्स हैं मेन, इसमें बर्टी वुस्टर अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड में एक नोबलमैन का बेटा है, यंग है, अपने अर्ली 20s में होगा, जिसको उस ज़माने में कहते थे आइडल जेंटलमैन। ये वो है आइडल, यानी कि फ़ारिग, कोई काम काज नहीं है उसको, सही। क्योंकि उसने ख़त्म कर ली अपनी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी ख़त्म कर लिए, निकले हुए हैं। अब अब्बा के पास वेल्थ नवाब की है, औलाद है, नवाब की औलाद है, उनको कुछ और करने को नहीं है। पैसा अ, भरा पड़ा है। और बिल्कुल, तो उनकी जो सुबह और दोपहर है वो तो सोते हुए गुजरती है, फिर जो शामें हैं, रातें हैं, वो बस घूमने फिरने में, अपने दोस्तों के मौज साथ मस्ती करने में, दोस्तों के साथ, बिल्कुल क्लब में हैं तो इधर हैं तो उधर। एब्सोल्युटली। तो उनकी जो सोसाइटी है, जो सोशल सर्कल है, वो उनकी दोस्तों से भरा हुआ है, उन्हीं की एज की। उनकी कुछ जो इनकाउंटर्स हैं वो उनके रिश्तेदारों से होते हैं। बड़ी नोबलमैन फैमिली है, तो बहुत बड़ा घराना है, तो बहुत सारी उनकी आंट्स हैं, बहुत सारे अंकल्स हैं, सबसे वास्ता पड़ता है और उनके साथ मुख्तलिफ इनकाउंटर्स होते हैं। ये बर्टी जो हैं, जैसे कि आइडल जेंटलमैन है, ये ऑल्सो थोड़े से बेवकूफ़ से जेंटलमैन हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हैं और उनसे निकलने का इनको समझ नहीं आता कि कैसे निकला जाए। अच्छा, ये जो नाम है, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, वूस्टर, ये स्टैंडर्ड कोई नाम होता है या ये भी एक मिजाहिया नाम रखा गया है? नहीं, ये नाम है अच्छा, वुस्टर। मुझे लगा कि जी। रूस्टर से थोड़ा सा मिजाज पैदा करने के लिए आर को डब्ल्यू करके वूस्टर बना दिया, ऐसा नहीं है? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा बल्कि इंग्लैंड में तो वुस्टरशायर के नाम से एक वो काउंटी है अच्छा और शहर है वुस्टर, अच्छा जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। तो वो हो सकता है कि वहाँ से आए, नहीं, बट वुस्टर अच्छा इज़ अ स्टैंडर्ड नेम। अच्छा। तो अच्छा, जीव्स, हाँ जीव्स का तस्करा, हाँ। जी, तो अब ये बर्टी जो हैं, ये डिफरेंट एक रोल होता है। उस ज़माने के आइडल जेंटलमैन हायर करते थे वैले को। अब ये जो वैले है, ये होते हैं ऐसे पर्सन जो उनको अपने ड्रेस पहनने में और अपने फैशन सेंस में और कपड़ों का ख्याल रखने में मदद करते थे। इनका काम ही ये होता था। मतलब एक मुलाजिम जो, जैसे हमने पुरानी फिल्मों में देखा ऐसे कि वो कोट
कोट पहना पहनाते रहे हैं, हैं, कोट उतार के टांग रहे हैं। ऐसी है, अच्छा, तो ऐसे ये ही। बिल्कुल एक बहुत ही अमीरजादों का एक हाँ, एक तरह का। सारी स्त्री हाँ, वही अच्छा, करेंगे, हर चीज़ वही क्योंकि हम करेंगे। वैले से जो है हमारे ज़हन में वैले पार्किंग आती हाँ, हाँ, हाँ है, जी। जो कि कराची में अब हर जगह ज़रूरी है भी और हो भी गई है। जो कि उसी वर्ड का रूट है। अच्छा, जी, आपको मदद करने वाला। अच्छा, जिस तरह से जी, वैले आपके ड्रेसिंग में मदद करता था, तो अब वैले गाड़ी पार्किंग पार्क में। ठीक है, करने में ठीक है, मदद ठीक, करते हैं, सही, ऐसे ही है। तो जीव्स उनके वैले हैं। सही। जीव्स इंतहाई समझदार, पढ़ा-लिखा शख़्स है। अब हमें ये नहीं पता कि जीव्स इधर पहुँच कैसे गया, वैले कैसे बन गया। लेकिन वो बर्टी के वैले हैं। तो बर्टी हैं बेवकूफ़ इंतहाई और प्रॉब्लम्स में फँसने वाले। अब वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जीव्स के पास और जीव्स उनको उस प्रॉब्लम का हल बताते हैं और वो हल जो है वो उन बर्टी को उन तकलीफ़ों से निकाल। बेचारा जो बर्टी है, वो मुझे लगता है कि खुद भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन वो अपनी हमदर्दी में मारा जाता है, क्योंकि उसके जो दोस्त हैं वो उनको कोई ज़रूरत पड़ गई। एक दोस्त है बिंगो लिटिल, वो थोड़ा-सा दिल फेंक है, तो वो आए रोज़ उसको जो है वो इश्क में पड़ जाता है। अब वो इश्क में पड़ जाता है, तो लड़की के अब्बा के पास पैगाम भिजवाना है, या लड़की के अब्बा की ये शराइत हैं, वो पूरी करने के लिए वो जाता है बर्टी के पास। और बर्टी बेचारा जो है वो दिल का अच्छा है, तो वो उसमें पड़ जाता है, उसमें पड़ जाता है, तो वो जो है एक दलदल में फंसता चला जाता है, और फिर जो है जीव्स की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो और जीव्स और ये दोनों तो मुस्तकिल किरदार हैं, लेकिन जो जैसे आपने बताया कि उसके रिश्तेदार हैं, आंटीज़ हैं, तो ये सारे किरदार जो है वो आते-जाते रहते हैं। ऐसे ही है। तो जो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं वो हर एक स्टोरी में उसका अपना प्लॉट होगा। और ज़रूरी नहीं प्लॉट जो है वो कंटिन्यू नहीं होता फ्रॉम वन स्टोरी टू द अदर। शॉर्ट स्टोरीज़ में भी और नॉवेल्स में भी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो नॉवल में पूरी नॉवल में एक प्लॉट चलेगा और शॉर्ट स्टोरीज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा प्लॉट। तो इसलिए जब आप बीच में कोई कहानी पढ़ें तो आपको प्लॉट में कोई इश्यू नहीं होगा कि अच्छा ये कहीं और कुछ और शुरू हो गया था और मुझे नहीं पता कहानी का। अम, लेकिन कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स पिछली किताबों के आ सकते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मिस आउट हो जाएं, उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि पिछली कहानियों में जो उनका जो उन्होंने किया वो भी मेंशन्ड हो। सो टू मी मुझे मुश्किल नहीं लगी। अच्छा, आपको जो राइट हो जीव्स आपने पढ़ी, जैसे आंट एगेथा का कैरेक्टर है, तो वो जीव्स की एक आंट है जिनसे जीव्स नहीं, बर्टी की आंट है, इनसे वो बहुत घबराता है, और वो उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी रहती हैं, और जहाँ पे वो होती हैं बर्टी का बस चलता है कि मतलब फ़ौरन वहाँ से भागे। तो वो मेरा ख़्याल है जब बीच में आएँगी तो शायद पढ़ने वाले को उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब वो इंट्रोड्यूस हुई हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा शिद्दत के साथ उनको बयान किया गया है कि उनकी क्या दहशत है जीव्स के ऊपर। तो ये इसमें आप कोई प्लॉट कुछ बताना चाहेंगी जीव्स का, और इनकी डायनामिक्स क्या है? मतलब जीव्स क्या है, तो वेल है, लेकिन क्या मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड है अपने मास्टर बर्टी के लिए, और मतलब उसका कोई अपनी कोई क्वर्क्स हैं या नहीं है? तो मतलब जीव्स का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग कैसे बनता है? बर्टी तो चलो बेवकूफ़ियाँ करता है, तो हमें हंसी आती है। जीव्स उसको बचाता है, लेकिन मतलब जीव्स भी ह्यूमर क्रिएट करता है, या जी, जी। सो नैरेटर जो है वो बर्टी है। जब आप जो दुनिया को आप महसूस करते हैं वो आप बर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए करते हैं। जीव्स जो है जैसे कि हमने कहा कि वो एडवाइस देता है और उसको प्रॉब्लम से निकालता है, तो इंतहाई समझदार कैरेक्टर। अम, बट सिर्फ समझदारी नहीं उसकी मेन पर्सनैलिटी ट्रेट, बट ऑल्सो इंतहाई सार्कास्टिक पर्सन है। खामोश रहता है। बहुत ज़्यादा जो दिल में बातें होती हैं वो कहता नहीं है। लेकिन जो कहना चाहता है वो फिर भी कह देता है सटल तरीके से। अब वो जैसे बर्टी के साथ डिसएग्री करेगा तो बहुत ओपिनियनेटेड है। फ़ैशन के मामले में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब उसको हायर किया गया है कि वो बर्टी को ड्रेस करे, तो वो इस चीज़ में बहुत प्राइड रखता है कि बर्टी को अच्छी तरह से ड्रेस करेगा। तो अब इसी कहानी में जो जिसका हम बयान कर रहे हैं, राइट हो जीव्स, अब बर्टी जो है फ्रांस से वेकेशन करके वापस आए हैं, नया कोट लेके आए हैं। वो इंतहाई अगली कोट है जीव्स के हवाले से, तो जीव्स को वो पसंद नहीं है। तो अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें करता है अ, उस कोट को छुपाने के लिए, या कभी उस पे कुछ गिर जाएगा या वो कोट जो है कभी मिलेगा नहीं जीव्स को। अब वो बर्टी हमेशा कहेगा मेरा वो वाला कोट कहाँ है? वो कहेगा नहीं वो तो मुझे नहीं मिला था। तो जीव्स अपनी हमेशा मर्ज़ी किसी न किसी अच्छा, तरीके से मतलब चला ऐसा रही। नौकर है जो सर सर चढ़ गया है, जो जो चाहेगा कि उसकी जो से है वो मानी जाए। मतलब कपड़ों पे जीव्स का इख्तियार ना हो,
सॉरी बर्टी का अपना अख्तियार ना हो, जीव्स जो चाहे वो बर्टी पहने। बिल्कुल। तो फिर इस बारे में उनकी लड़ाई और बहस भी होती है। फिर बर्टी कहता है अब तुमने मुझे किसी चीज़ में कोई एडवाइस नहीं देनी है, चाहे वो कपड़ों के ऊपर हो या प्रॉब्लम्स के ऊपर क्यों ना हो। तो जो राइट हो जीव्स का प्लॉट शुरू होता है वो इसी चीज़ से होता है कि अब जीव्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं बर्टी के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इनको खुद अपने आप को प्रॉब्लम से निकालना होगा, तो वो कैसे करें। अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। इस कहानी में इनकी आंट डेलिया हैं, जिनके घर पे इनको जाना है। आंट डेलिया जो हैं बर्टी को बुला रही हैं, उनके अपने नेबरहुड में एक स्कूल है उसमें स्पीच देने। अब वही बर्टी आंट है जो खतरनाक है? नहीं, ये इनकी अच्छी वाली फ्रेंडली वाली आंट है, अच्छा, इनसे दोस्ती है। इनसे दोस्ती है। लेकिन इनको स्पीच नहीं देनी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और स्कूल में क्या स्पीच देंगे। इनका एक दोस्त है, जिनको जैसे कि आपने एक और दोस्त के बिंगो लिटिल के बारे में बताया था जिनको मोहब्बत हो गई है, तो इनके इसमें एक और दोस्त हैं गसी फिंक नॉटल, स्कूल के दोस्त हैं। इनको मोहब्बत हो गई है एक और ख़ातून से, और वो मदद के लिए आते हैं बर्टी। अब बर्टी को ये गसी पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा। फिर भी जैसा आपने कहा कि नरम दिल हैं तो वो मदद करने में किसी ना किसी तरीके से फंस जाते हैं। हाँ। और जो मैडलाइन है, जो जिनसे मोहब्बत है गसी को, वो आंट डेलिया की बेटी के साथ उनके घर पे रहने के लिए गई हुई हैं। तो बर्टी फिर कहता है गसी को कि तुम उधर चले जाओ आंट डेलिया के घर। लेकिन किसी ना किसी वजह से बर्टी को भी फिर उनके घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि आंट डेलिया एक मसले में फंस गई हैं। उन्हें पैसे चाहिए और उन्हें अपने मियाँ से मांगने हैं पैसे, लेकिन वो मियाँ तैयार नहीं है देने के, तो उसके लिए फिर वो बर्टी को बुलाती हैं। तो वो उधर 3-4 कैरेक्टर्स की डिफरेंट अपनी मसाइल चल रहे हैं। बर्टी भी चला गया, गसी भी चला गया, गसी की जो जिन खातून से मोहब्बत है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और फिर आंट डेलिया का पूरा ख़ानदान भी वहाँ मौजूद है। आंट डेलिया का भी एक मसला चल रहा है, बर्टी को भी स्पीच नहीं देनी है, इधर ये एक मोहब्बत की भी इशू चल रहा है। बल्कि एक और दोस्त हैं बर्टी के, टपी ग्लॉसअप, उनकी भी आंट डेलिया की बेटी के साथ एंगेजमेंट हुई थी, वो भी टूटी है, तो अब वो भी उधर पहुंच गए हैं। तो ये कोई 3-4 डिफरेंट सिचुएशंस चल रही हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, और वो मसाइल जो हैं वो आपस में फंसते रहते हैं। अब इधर बर्टी जो है जीव से मदद भी नहीं ले सकता, तो अब वो उसने खुद से करना है। तो अब जो स्टेप लिया जाता है उसमें बात का बतंगड़ बन जाता है, कुछ ना कुछ और उल्टा सीधा हो जाता है। अब आगे जाके फिर पता चलता है कि अच्छा किस तरह से सिरे को पकड़ा जाए कि वो सारे मसाइल सॉल्व हो। बट जीव्स की से मदद मांगने की नौबत फिर आएगी आखिर। बिल्कुल अच्छा। आएगी, क्योंकि बगैर जीव्स के मसाइल नहीं सॉल्व हो पाएंगे। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर उन्वानात में जीव्स का, बर्टी का शायद नाम कम ही उन्वानात में वूस्टर के नाम से होता है बाज़, जैसे जैसे आपने बताया राइट ओ जीव्स, ये जो हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी का मजमूआ रखा है, दी इनइमिटेबल जीव्स। इसके अलावा ये आपके पास जो रखा है इस वक्त, ये कौन सा है? ये तो है जॉय इन द मॉर्निंग, तो इसमें ना जीव्स है ना अच्छा, बर्टी ये है, अच्छा, लेकिन थैंक यू जीव्स ठीक है। भी, तो बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। सारे हम्म। वो हैं। एक और मज़े की बात है कि जब ये इंटरनेट नया नया शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता कि आपको याद होगा कि नहीं, सर्च इंजन गूगल से पहले जो अच्छा, मशहूर सर्च इंजन था सबसे ज़्यादा, उसका नाम था आस्क जीव्स। अच्छा, वो इन्हीं के ऊपर बना है, क्योंकि जीव्स बर्टी को जैसे एडवाइस देता था, वैसे आप सर्च इंजन में जो आपको ढूंढना है अच्छा, वो आप करें और जीव्स आपको एडवाइस देगा। ये जो लोग, अच्छा मुझे नहीं याद, लेकिन जिन लोगों को ये याद हो तो उनके लिए तो बड़ी दिलचस्पी की बात है, यानी कि इंटरनेट के भी जो इर्तिक़ा की तारीख़ है उसमें भी कहीं ना कहीं पीजी वुडहाउस जो है वो दर आए हैं। अच्छा, और किताबों पे जाने से पहले, क्योंकि हमने जैसे बताया कि बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो एक आध सीरीज़ पे हम और भी बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। पैदा जैसे हमने बताया ये यूनाइटेड किंगडम में हुए, लेकिन इंतकाल इनका न्यूयॉर्क में हुआ, और न्यूयॉर्क में ऐसे नहीं हुआ कि वहाँ गए थे इंतकाल हो गया, बल्कि वो मुस्तकिल तौर पर न्यूयॉर्क के रिहायशी हो गए थे, और तकरीबन किसे कहते हैं 25-26 या इससे भी ज़्यादा सालों से उन्होंने अपने आबाई मुल्क बरतानिया में कदम नहीं रखा, और ये थोड़ी सी एक तरह से दुखी कर देने वाली दास्तान है। 1939 में जब जंग अज़ीम दोम शुरू हुई
तो पीजे वुडहाउस फ्रांस में थे। उसके बारे में कहा जाता है कि कुछ टैक्स के इश्यूज हो गए थे, इनकी किताबें बहुत बिकती थी और इनका चूँकि आना जाना अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में लगा रहता था, तो दोनों ममालिक की टैक्स अथॉरिटीज़ जो थी वो कुछ उन्होंने इनको शायद तंग करना शुरू किया, तो इन्होंने फ्रांस पे सुकूनत इख्तियार कर ली। लेकिन जो है बदकिस्मती से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और किसी वजह से ये नहीं फ्रांस को छोड़ सके और फ्रांस पे फ़ौरन ही मतलब जल्दी जर्मन नाज़ियों का कब्ज़ा हो गया और तकरीबन 1 साल तक ये क़ैद हो गए। और अच्छा, इनके साथ इनकी वाइफ़ भी थी, इनके कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन वाइफ़ जिनसे इन्होंने शादी की थी वो विडो थी जब शादी हुई, तो वो अपने साथ एक बेटी को लेकर आई थी जिसको उन्होंने पाला था। और ये शादी जो है ये इनकी वफ़ात तक चली। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो थे वो कैद हो गए और फिर एक मतलब इनको अलग अलग जो है प्रिजन्स में इनको रखा गया। और ये यानी कि इनकी पैदाइश 1881 की है, तो 1939 तकरीबन 60 साल की उम्र के करीब ये 38-39 तो सॉरी 58-59, तो ये ऐसा नहीं है कि जवानी, ये बिल्कुल एक तरह से इंसान बुढ़ापे की दहलीज से पहुंच गया। 1 साल के बाद जब थोड़ा सा शोर मचा और बरतानिया में और जो लोग इनके मद्दा थे, तो नाज़ी हुकूमत से अपील की गई कि इनको रिहा किया जाए, तो इनको जेल से तो रिहा कर दिया गया लेकिन फ्रांस छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान इनको हुकूमत ने रेडियो में काम करने की पेशकश की जो उन्होंने कबूल कर ली, और वो पेशकश जो थी वो उनके गले पड़ गई क्योंकि नाज़ी थे, तो उन्होंने नाज़ी हुकूमत की रेडियो में काम किया, इनकी आवाज़ ब्रॉडकास्ट हुई। तो जो इनका आबाई मुल्क था बरतानिया, वहाँ इनके ख़िलाफ़ शदीद गम गुस्सा पैदा हुआ और फिर कुछ इनके हासिदीन कह लें, दुश्मन कह लें, और उस वक्त जो बरतानिया के वज़ीर इत्तलात थे वो भी उसमें शामिल हुए। बाकायदा इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई और फिर जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हुई और जब जो है वो इत्तेहादी क़ुव्वतों ने दोबारा फ्रांस को हासिल किया, तो इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने तक की बातें हुई कि इन्होंने नाज़ियों का साथ दिया और ये नाज़ियों से मिले हुए थे और इस किस्म की बातें हुई, जिससे शायद डर कर या जिससे शायद दिल गिरफ्ता होकर इन्होंने जो फ्रांस छोड़ा तो ये सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए और वहाँ न्यूयॉर्क में मुकीम हुए। और वो दिन और उसके बाद अपनी वफ़ात तक इन्होंने दोबारा बरतानिया में कदम नहीं रखा। वफ़ात से चंद शायद 1 महीना पहले या जो है वो बरतानवी हुकूमत को ख़्याल आया कि इनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसका इज़ाला किया जाए और इनको सर का ख़िताब देने का, इनको नाइटहुड जिसे कहते हैं, उसका ऐलान किया गया। लेकिन उस वक्त तक ये काफ़ी ज़ईफ़ थे और एक महीने बाद कुछ तबीयत ख़राब हुई और पीजे वुडहाउस का इंतकाल हो गया। लेकिन हम मतलब देखते हैं कि आदमी जेल में भी रहा, उसने नाज़ियों को भी देखा और फिर उसने गद्दारी के जिसे कहते हैं फतवे भी सहे, लेकिन मेरा ख़्याल है जो उनका जो लिटरेरी आउटपुट है उस पे मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रा सी भी कोई, क्योंकि उन्होंने जैसे हमने बताया कि अपने इंतकाल तक लिखते रहे। तो और जंग अज़ीम दोम 1946 में शायद 45 में ख़त्म हो गई। तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? शायद क्रिटिसिज्म भी होता है कि इनकी जो तहरीरें हैं उनमें कोई सियासी समाजी शऊर हमें नहीं मिलता, और तो इस हवाले से कोई आप बात करना चाहें, उसके बाद हम इनके दूसरी सीरीज़ पर गुफ्तगू करेंगे। वुडहाउस ने जब लिखना शुरू किया था तो वो एक मखसूस टाइम जो था उस ज़माने में, दिस वाज अर्ली 1900s, 1910s, 1920s तक, और उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर 1 इवन दो हुई, उसको बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया था अपनी कहानियों में। और फिर आगे की जो भी कहानियाँ लिखी उसमें वो मॉडर्नाइजेशन नहीं लेके आए, उन्होंने उस ही टाइम पीरियड के बारे में वो लिखते गए जिससे उन्होंने शुरू किया। आइडियल जेंटलमैन का जो टाइम पीरियड था जब आइडियल जेंटलमैन हुआ करते थे, क्योंकि उसके बाद तो सब ख़त्म हो गया था, मॉडर्नाइजेशन हुई, वर्ल्ड वॉर 2 आए, सबको काम करना है, नोबिलिटी ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें, वो वाली चीज़ें उनकी कहानियों में कभी भी नहीं आई। एंड ऑफ कोर्स हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि ऐसे क्यों उन्होंने फ़ैसला किया, बट यू नो द मोस्ट
लाइक वन कैन से कि यही है कि जो आपकी मेन अब एक स्टाइल बन चुका है जिस पे आप काफ़ी सालों तक लिखते गए हैं, अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ यू माइट नॉट वांट टू चेंज दैट, आप उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और आप क्योंकि ह्यूमर लिखना चाह रहे हैं तो उसमें हर कोई सैटिरिकल ह्यूमर नहीं लिखता। तो पीजी वुडहाउस में सैटायर नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वॉर को उठाया और उसके अंदर सैटायर लेके आए और वो सब उसको कम्प्लेक्स कर दिया। उनका जो मेन स्टाइल है ह्यूमर का वो है, एक तो बहुत ज़्यादा प्लॉट बेस्ड है, जिसको हम स्लैपस्टिक ह्यूमर भी कहते हैं, कि प्लॉट में गूफीनेस एंड अब्सर्डिटी, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आपस में कुछ ना कुछ गड़बड़ और अब्सर्ड हरकतें कर रहे हैं, उसमें फंस गए। सो उनका ये स्लैपस्टिक स्टाइल शुरू हुआ था, आखिर तक यही रहा। इसी तरह से उनका जो राइटिंग स्टाइल इटसेल्फ, जो लिरिकल स्टाइल था, वो भी उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, उसमें सैटायर या सार्केज़म या बहुत ज़्यादा कुछ आयरनी वो सब नहीं लेके आए। बट ही कंटिन्यूड विद हिज ओन सिग्नेचर स्टाइल, जिसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं एक तो बहुत लिरिकल है, काफ़ी हैवी अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंसेस भी दूसरे लिटरेरी रेफरेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं, एंड पोएट्री और उन सब के भी फ्रेजेस वो आ जाते हैं, सिमिलीज भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सॉर्ट ऑफ लिरिकल स्टाइल उनका वही कंटिन्यू रहा। तो जब आप शुरू का उनकी किताबें पढ़ेंगे या टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने कहानियाँ लिखी, आपको एक सिमिलर स्टाइल और सिमिलर सेटिंग ही नज़र आई। बहुत एवोल्यूशन हमें नज़र नहीं आती जी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो आखिर में भी जो काम किया वो भी मकबूल रहा। ऐसा नहीं हुआ कि सियासत बदल गई, ज़माना बदल गया, लेकिन जो उनकी किताबों का टेस्ट लोगों का था वो शायद बरकरार रहा और आखिरी वक्त तक जो भी इनका काम था वो। अच्छा, मैंने आपसे तो पूछा कि आपका कैसे इनका तारुफ हुआ, मैं अपना भी थोड़ा सा बताऊं कि पीजी वुडहाउस का नाम पहली दफ़ा क्लिक कैसे हुआ मेरे जहन में। मैं अखबार में एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक बहुत मशहूर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वहाँ पे जो ओपेड पेज जो होते हैं जिन पे ओपिनियंस और एडिटोरियल छपता है, उसके इंचार्ज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, अनस शहाबुद्दीन जिलानी उनका नाम था, और जिलानी साहब के तौर पे, जिलानी साहब के नाम से वो मशहूर हैं। बहुत सारे लोगों को उनका पूरा नाम भी नहीं पता था, जिलानी साहब के नाम से जाने जाते थे। और जीव्स की तरह। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अब वो दुनिया में नहीं है। तो एक दिन जो है अक्सर वो हमारे जो सीनियर थे उनके पास आते थे और बैठते थे। एक दिन वो बड़बड़ कर रहे थे, किसी कॉलम निगार ने कोई ह्यूमरस कॉलम लिखने की कोशिश की थी जो उनके ख्याल में बहुत ही बुरा था। तो वो कहने लगे कि लोग पढ़ते वढ़ते हैं नहीं और ह्यूमर लिखने बैठ जाते, ये नहीं कि इंसान ह्यूमर लिखने से पहले कम से कम पीजी वुडहाउस को भी पढ़ ले। तो उस वक्त मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा, वो काफ़ी लर्नेड आदमी थे, मतलब उनके पास हर वक्त बहुत सारी किताबें उनके साथ होती नहीं। तो उस वक्त मुझे वो क्या, इनके नज़दीक जो है इंग्लिश ह्यूमर का स्टैंडर्ड जो है वो पीजी वुडहाउस है। कि कह रहे हैं कि कोई शख्स अगर पीजी वुडहाउस को पढ़े बगैर ह्यूमर लिखता है तो वो इंतहाई फजूल ह्यूमर लिखेगा। तो यहाँ से पहला एक तरह से जिसे कहते हैं स्नाम ने मुझे क्लिक किया। फिर बाद में आपके साथ जो हमारी दोस्ती है और उस पर डिस्कशन हुई, तो फिर मुझे भी तौफीक हुई कि मैं भी थोड़ा सा वुडहाउस को पढ़ूँ। अच्छा, हम अब आते हैं दूसरे जो सीरीज़ हैं उनमें से भी किसी का अगर आप तारुफ कराना चाहें। सब पे तो हम बात नहीं कर सकते, इसलिए कि जैसे हमने बताया 70 के करीब नॉवेल्स हैं, उनमें से बहुत सारे तो जीव्स के ही हैं जिस पे हमने बात की। तो कुछ कोई और स्मिथ के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें, या ब्लेंडिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहें। हाँ, स्मिथ के बारे में कर सकते हैं। स्मिथ की जो सीरीज़ है उसमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 4 किताबें हैं, चारों नॉवेल्स हैं। ये जो पहली किताब है माइक एंड स्मिथ के नाम से जानी जाती है। एक मैं आपको काट रहा हूँ, जिन लोगों को सर्च करना हो, अगर सर्च करना चाहें तो वो ये ध्यान में रखें कि पी लगा दे स्मिथ से पहले। जी, पी स्मिथ। हाँ, तो वो जो बंदा है वो थोड़ा एक्सेंट्रिक है, तो वो बस अपने आप को थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाने के लिए साइलेंट पी अपने नाम के साथ लगाता है। तो पीजी वुडहाउस की अगर आपको स्मिथ सीरीज़ को सर्च करना है तो PSMITH करके आप सर्च करें। जी जी, जिसमें पी साइलेंट है। हाँ, पी साइलेंट। जी, तो ये जो पहली किताब है माइक एंड स्मिथ के नाम से अब जानी जाती है, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई थी तो इसका नाम माइक था।
अच्छा। और ये वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स है जो कि वुडहाउस ने लिखी थी। और इसमें मेन कैरेक्टर माइक जो है ये यंग बॉय है जो कि बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन होता है। ये पहली दफ़ा बोर्डिंग स्कूल गया है। इसमें वुडहाउस ने अपने एक्सपीरियंसेस को चैनल किया है माइक के एक्सपीरियंसेस के लिए। माइक एक बड़ा नॉर्मल सा बंदा है। अब इस कहानी में ये एक कैरेक्टर जो कि माइक का एक क्लास फेलो है बोर्डिंग स्कूल में, स्मिथ के नाम से वो इंट्रोड्यूस हुआ और वो इतना मशहूर हुआ कि आगे की कहानियों में वुडहाउस ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस रखी। यहाँ तक कि फिर आखिरी जो किताब है उसमें तो स्मिथ ही है मेन पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर भी। और फिर जब अब पब्लिश होती है वो किताब तो अब वो सिर्फ माइक नहीं बल्कि माइक एंड स्मिथ से होती है क्योंकि स्मिथ इतना मशहूर कैरेक्टर हो गया था। स्मिथ की जैसे आपने कहा कि एक एक्सेंट्रिक सा कैरेक्टर है, तो उसके क्वर्क्स हैं। यंग सब बच्चा है, स्कूल में है, लेकिन बहुत शदीद ओपिनियनेटेड। कम्युनिज़म से उसको काफ़ी लगाव है इतनी यंग एज में भी। नोबलमैन फैमिली का से बिलोंग करता है, लेकिन उस ज़माने में एक बिकॉज कम्युनिज़म वाज इन द एयर, रेवोल्यूशन चल रही थी। ये जो सारे मुल्क थे जिसमें नोबल्स होते थे, तो उसमें जो यंगर जनरेशन थी वो थोड़ा रिबेलियस हमेशा होती है। तो यंगर जनरेशन का रिबेलियन ये था कि वो कम्युनिज़म से बहुत इंटरेस्टेड थे और उसको तो उन्होंने ये जो उस वुडहाउस देखते थे अपने ज़माने के यंग लोगों में एक लगाव कम्युनिज़म की तरफ, वो स्मिथ में उन्होंने फिर शो किया। तो स्मिथ जो है वो कम्युनिज़म की बहुत सारी बातें करता है। ही इंसिस्ट ऑन अदर पीपल कॉलिंग हिम कॉमरेड, और वो दूसरों को कॉमरेड बोलता है। लेकिन है नवाबज़ादा है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। आगे जाके जो उसकी आगे की सीरीज़ हैं उसमें वो जॉब भी करता है अपना, उसकी थोड़ी जो नवाबी वाली जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। सो ही डज़ देन एक्सपीरियंस जो कम्युनिज़म की आपकी लेबर क्लास एक्सपीरियंस करेगी वो ज़रूर एक्सपीरियंस करता है। लेकिन उसके जो एक्सेंट्रिसिटी है और जो जिस तरीके से वो बात करता है और वो कॉमरेड करके और नाम के आगे पी लगाते हैं, वो सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। उसकी यहाँ तक कि जो अपीयरेंस है वो भी इतनी मखसूस है, इट्स डिस्टिंक्टिव कि वो अच्छा, वो यहाँ पे कम्युनिज़म वाली सिंप्लिसिटी नहीं है क्योंकि उसने शदीद खूबसूरत वेस्ट कोट्स पहननी है और चेन लगानी है, मोनोकल लगाना है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। सो उसका जो रिबेलियन है, जो उसके अपीयरेंस है वो डिफरेंट किस्म की डिस्टिंक्टिवनेस है उसमें, जो उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग है वो डिफरेंट किस्म की डिस्टिंक्टिवनेस है, और वो सारा ये एक हौच पौच बन के एक बड़ा समझदार और इंटेलिजेंट सा कैरेक्टर स्मिथ सामने आता है। वहाँ मतलब स्कूल में क्या कुछ शरारत होती है क्या, मतलब वहाँ पे ह्यूमर कैसे क्रिएट होता है? जी, सो माइक जो है वो एक नॉर्मल सा बंदा है, वो डिफरेंट शरारतों में फंसता है, लेकिन मुख्तलिफ जो बाकी उसको अपने साथी मिलते हैं उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो बोर्डिंग स्कूल में एक्सपीरियंस करके डिफरेंट चीज़ों में फंसते हैं। कभी उन्होंने बोर्डिंग स्कूल के पास विलेज है, वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करनी होती है चीज़ जो रात में ही है। अब कर्फ्यू लग गया है तो अब कैसे बाहर जाएं, वापस कैसे आएँ, वहाँ पे तो हेडमास्टर खड़े हुए हैं। सो डिफरेंट तरीके अब निकालेंगे वापस आने के, बेवकूफ़ बनाएंगे। सो आपको वो कहानियाँ पढ़ के यू फील लाइक आप वापस उस एज में चले गए ये हैं। तो हम भी शायद रिलेट कर सकते हैं हमारी एज के एब्सोल्युटली। जब अच्छा, सही। और इसके अलावा ब्लेंडिंग्स पे अगर आप बात करना चाहें कुछ, जी। और फिर हम थोड़ा सा आगे रैप अप करेंगे गुफ्तगू को। सो ब्लेंडिंग्स जो है सीरीज़, इसमें भी अगेन मेरी इस बात से आपको समझ आ रहा होगा कि जो कॉर्नर स्टोन है वुडहाउस की राइटिंग का वो हैं एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, और जो प्लॉट फिर वो आता है वो इन कैरेक्टर्स की ही क्वर्क्स की वजह से आता है। एंड ब्लेंडिंग्स इज़ नो डिफरेंट। ब्लेंडिंग्स में भी जो मेन कैरेक्टर हैं वो आपके लॉर्ड एम्सवर्थ हैं, जो कि ब्लेंडिंग्स कैसल में रहते हैं। और इनकी क्वर्क ये है कि एक तो ये शदीद एब्सेंट माइंडेड हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, ये खुद नवाब हैं। पहले तो हम नवाबजादों पे बात कर रहे थे, अब हम असली नवाब पर आ गए। बिल्कुल, ये खुद नवाब हैं, कैसल में रहते हैं। हाँ।
ये थोड़ा एज के हैं अच्छा एंड आई थिंक ये क्योंकि थोड़ा लेटर ही लाइफ में लिखी थी, नॉट वेरी लेट बट लेटर इन लाइफ कंपैरेटिवली, सो इसको स्टार्ट किया था लिखना। स्टार्ट किया था ठीक। इस सीरीज़ को लिखना। तो आई थिंक वो एज जो है आपको नज़र आती रहती है कि पहले बहुत अर्ली किताबों में माइक बोर्डिंग स्कूल, फिर बर्टी यंग मैन, और फिर लेटर ऑन आपके ये थोड़े मिडल एज्ड सही। कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बट अगेन जो आपके लॉर्ड एम्सवर्थ हैं वो ही सराउंडेड बाय हिज फैमिली एंड हिज अगेन क्वर्की पीपल दैट ही हायर्स। उनके सेक्रेटरी जो हैं वो सब बैक्स्टर, वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हैं, जो भी आता है उस पर कोई ना कोई सस्पिशन रखते हैं और फिर लॉर्ड एम्सवर्थ को बताते हैं कि वो ये करना चाह रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है, और वो लॉर्ड एम्सवर्थ उसको हमेशा डिसमिस करते हैं चाहे वो सही ही क्यों ना हो सस्पिशन। ये तो तो एक मुझे कहानी में तो पबाचा की तरह का कैरेक्टर लग रहा uh, है। we might be able to say कि कबाचा was maybe inspired by अच्छा। by we don't know, ओ, हमें ये अब हसीना उसमें मुइन साहिबा ही तन्हाइया बता में भी वो सकेंगी। काजी वाजद के कानों में, या काजी वाजद तो उसकी बातें सुनते नहीं है तो वो उनकी बहन को लगाता है जाके, हाँ अजरा शेरवानी का जो कैरेक्टर था। और वो खैर हमने बात नहीं, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। इनफैक्ट अब मैं जैसे अब जो मैंने कहा कि स्लैपस्टिक स्टाइल जो वुडहाउस का है, वो सिटकॉम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन रहा इन द एंड के इवन पाकिस्तानी सिटकॉम्स में भी स्लैपस्टिक इज़ अ टर्म दैट बिकेम लाइक रियली सिनोनिमस विद कि अच्छा सिटकॉम जो है वो स्लैपस्टिक ही होगा। अब पाकिस्तान में फैमिली फ्रंट बहुत ही मशहूर स्लैपस्टिक कॉमेडी, वो वुडहाउस ने जो क्रिएट किया था स्टाइल वो उसी पे है। सो बिल्कुल हो सकता है कि इंस्पायर्ड हो। फैमिली फ्रंट में, यानी कि हाँ एक फैमिली है जिसमें जो अब्बा हैं वो थोड़े नॉर्मल हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं, और वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं और वो उसी मसाइल में फंसते हैं। उनके यहाँ भी खुशियाँ हाँ, उनको लेकिन एडवाइस देता है। लेकिन वो तो गलत सलत देता है, वो तो और उनको मरवा देता है। तो जो लोग हमारी एज ग्रुप के हैं वो उनको याद होगा, क्योंकि हमारे बचपन की तो बहुत, आजकल के बच्चे मेरा ख्याल है बुलबुलें देखते हैं, उस पे हमें खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए, ये स्टाइल तो एक स्लैपस्टिक है। अब वो अलग बात है कि डायलॉग एंड एवरीथिंग एल्स चाइल्ड स्लैपस्टिक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मज़ीद स्टूपिड कर दिया ऐसे ही है ना? ऐसे ही। मतलब उसको 4 कदम या 10 कदम और आगे और ले प्लस गए। जब आप इतना लंबी कोई हाँ, सीरीज रखेंगे तो फिर उसमें आप रिपीट ही करते हाँ, रहेंगे अपने आप को। और उसमें प्लॉट भी होता है, लेकिन प्लॉट से ज़्यादा यही कि नाम बदल दिया, वो मोमो जो है वो नाम बदल देती हैं, और मतलब वो इस किस्म का जो वर्ड प्ले है वो शुरू में तो शायद अच्छा लगता हो, लेकिन अब वो स्टेल मालूम होता है, क्योंकि वो एब्सोल्युटली एक ही। एब्सोल्युटली। तो हाँ, जैसे आपने बताया कि सिटकॉम, तो कुछ आप बताएंगी कि मतलब कहा जाता है कि पीजी वुडहाउस का जो पॉपुलर मीडिया है उस पे बड़ा असर रहा, और जो कॉमेडी जो टीवी पर हुई या शायद फिल्म में हुई, तो इस पे कोई बात। हाँ, सो एब्सोल्युटली टीवी, फिल्म, बुक्स देमसेल्व्स। तो पहले अगर स्टार्ट करें कि वुडहाउस के बाद जो फिर ये स्टाइल ऑफ ह्यूमर कंटिन्यू हुआ विद अदर राइटर्स एज वेल। तो अगर आप जो 20th सेंचुरी के मशहूर कॉमेडी राइटर्स को देखें तो उसमें ऑफ कोर्स वुडहाउस तो एक बड़ा नाम है। बाकी कुछ लोग जानते हैं डगलस एडम्स को। डगलस एडम्स जो हैं वो आप शायद आप में से कुछ लोग जानते हों, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी एक मशहूर सीरीज़ रही है, रेडियो प्ले था पहले, वो बुक बना। तो डगलस एडम्स का पूरा स्टाइल जो है वो वुडहाउस की राइटिंग है। सेटिंग और प्लॉट्स आर स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वो साइंस फिक्शन की तरफ चले गए थे, बट जो लिरिकल स्टाइल एंड एवरीथिंग कंप्लीट वुडहाउसियन। फिर उसके बाद टेरी प्रैचेट, एक और मशहूर नॉवेलिस्ट जिन्होंने डिस्कवर्ल्ड सीरीज़ अपनी बनाई, वो फैंटेसी में नहीं जाते? और वो फैंटेसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो सेटिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन जो ह्यूमर का स्टाइल है वो कम्प्लीटली वुडहाउसियन है। सो व्हेन आई से ह्यूमर का स्टाइल, वो यही कि एक तो इट्स बेस्ड ऑन एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, आपको सारे कैरेक्टर्स एक्सेंट्रिक मिलेंगे, कोई ना कोई क्वर्क होगा उनका। बी अगेन द स्टाइल ऑफ व्हाट दे से एंड हाउ दे से इट, और जो लिरिसिज्म है इन द प्रोज वो आपको बहुत सिमिलर मिलेगा।
सो ये तो 2 मैंने बताए जो मैंने खुद पढ़े हुए हैं, तो इनसे मैं हूँ। बट आपको ये पूरी एक लाइन मिलेगी जो वुडहाउसियन कॉमेडी लिखती है। वुडहाउसियन ये बाकायदा एक टर्म बन गई है, जैसे डिकेंसियन। आई हम थिंक सो, आई थिंक अच्छा। सो। मैं एक 100% श्योरिटी से नहीं कह सकती, बट फॉर श्योर लाइक ये मुझे पता है कि दिस इज द स्टाइल ऑफ वुडहाउस फॉर श्योर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्म, बट द स्टाइल इटसेल्फ इज समथिंग दैट गोज ऑन। फिर वही राइटर्स उस ज़माने में ज़ाहिर है फिर सिर्फ कहाँ किताबें के तो नहीं, रेडियो प्लेज लाइक आई सेड डगलस एडम्स ने लिखे, और जो टीवी शोज़ लिखने वाले उन्होंने इससे बहुत इंस्पिरेशन ली। um, जो आपकी 70s की कॉमेडी आई, कॉमेडी टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड बाय वुडहाउस। एन एग्जाम्पल इज़ मॉन्टी पाइथन एंड द फ्लाइंग सर्कस। एक शो आता था 70s में इंग्लैंड में, स्केच कॉमेडी शो। तो जैसे कि पाकिस्तान में एक ज़माने में 50-50 आता था स्केच कॉमेडी, वैसे मॉन्टी पाइथन उनका ह्यूमर इज़ वेरी अब्सर्ड, बट उनका जोक्स का स्टाइल एंड अगेन द स्टाइल ऑफ देयर लिरिसिज्म इन देयर जोक्स वो वुडहाउस से इंस्पायर्ड। तो ये वही टीम है जिसने फिर फिल्म्स बनाई मोंटी पाइथन की। एब्सोल्युटली। अच्छा। फिर इन्होंने ही फिल्म्स बनाई लाइफ ऑफ जैसे कि ब्रायन और एंड द होली ग्रेल, जो कि वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी मूवीज़ में शामिल होते हैं। मॉन्टी पाइथन एंड द होली ग्रेल शामिल होती है, तो वो डायरेक्ट इंस्पिरेशन है। बट उससे ज़्यादा फिर इस टीम में से कुछ लोगों ने, सबसे ज़्यादा नोटेबली जॉन क्लीस ने एक शो बनाया फॉल्टी टावर्स के नाम से, जो परहैप्स इंग्लैंड का सबसे बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ एवर माना जाता है बाय मोस्ट पीपल। बहुत छोटा सा शो, आई थिंक कोई 6-8 एपिसोड्स हैं उसकी। 10-12 है मेरे ख्याल। दो जो लोग सीरीज में। पाकिस्तानी से रिलेट करना चाहेंगे वो गेस्ट हाउस से शायद थोड़ा सा कर सकेंगे। गेस्ट हाउस उसी की तर्ज पे हमारे बचपन में आता था, जिसमें गेस्ट हाउस एक मियाँ बीवी चला रहे हैं, उनमें आपस में भी इख्तिलाफात रहती हैं और हर किस्त में एक नया मेहमान आता है और उस नए मेहमान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो फॉल्टी टावर्स था वो भी अगेन एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स के साथ अब अब्सर्ड प्लॉट्स हो रहे हैं। तो फिर गेस्ट हाउस को अगर याद करें तो उसमें भी आपने एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स बना दिए और फिर डिफरेंट सिचुएशंस हो रही हैं, दो सिचुएशंस। तो फॉल्टी टावर्स नाम है उसका। बिल्कुल ऐसी है फॉल्टी टावर्स। सो वो इससे इंस्पायर्ड। सो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ लाइक द लेट 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड वाज वुडहाउसियन ह्यूमर और इसका पीक। बल्कि एक दफ़ा आपने मुझे कुछ बताया था कि जो हमारा हैरी पॉटर है वो भी उसमें भी कहीं वो क्या है थोड़ा सा। जी, हैरी पॉटर में जो 2 कैरेक्टर्स हैं, फ्रेड एंड जॉर्ज वीज़ली, ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं क्योंकि ये बहुत मिस्चीवियस लड़के हैं, जो हर जगह जाते हैं तो मिस्चिफ क्रिएट करते हैं और लोगों को मुख्तलिफ सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स में डाल फंसा दे। देते हैं। हाँ। एंड देयर फनी, एंड देयर रियली पॉपुलर। सो ये इंस्पायर्ड हैं बाय 2 कैरेक्टर्स जो कि बर्टी वुस्टर और जीव्स की सीरीज़ में आते हैं। ये बर्टी वुस्टर के 2 ट्विन कज़न्स हैं, जिनका अच्छा। नाम है यूस्टस और क्लॉड वुस्टर। तो जब आप यूस्टस और क्लॉड वुस्टर की कहानी पढ़ते हैं पहली दफ़ा और आपने हैरी पॉटर पढ़ी हुई होती है, अच्छा। फ्रेड एंड जॉर्ज को जानते हैं, तो यूर लाइक वो फिर आपकी बेल्स रिंग होना शुरू हो जाती हैं कि ओ ये तो फ्रेड एंड जॉर्ज हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली लाइक फ्रेड एंड जॉर्ज उठा के इधर क्लॉड एंड यूस्टस आ गए हैं, क्योंकि इनका भी यही है काम, इंतहाई स्मार्ट गाइस जो कि बर्टी को मुख्तलिफ सिचुएशंस में फंसा के तकलीफ दे बन जाते हैं उसके लिए। चलें जी, अस्मा बड़ा आपका शुक्रिया, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। अब हम अख्ताम पे हैं तकरीबन। कुछ अगर आप कोई इक़्तिबास पढ़ के सुनाना चाहें थोड़ा सा, वैसे तो एक छोटा सा इक़्तिबास तो नहीं काफ़ी होता कि लोगों को पूरा स्टाइल समझ में आ जाए, लेकिन एक इशारा लोगों को मिल जाए कि पीजी वुडहाउस की नसर किस तरह की है, तो उस पे फिर हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। जी, सो हम, क्योंकि मैंने शुरू राइट हो जीव से ही किया था, जी, जी। तो मैं राइट हो जीव से एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि
बर्टी आंट डेलिया के घर पे रुक के उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए हैं। अब आंट उससे परेशान है। तो एक सिचुएशन है जब इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स आंट के ऊपर डाल दी हैं। अच्छा, वो अच्छी आंट जिनके घर सब जमा हो गए हैं, ऐसे ही बर्टी है, भी उसका दोस्त ऐसी भी। है। तो अब वो परेशान है। एंड देन दिस सॉर्ट ऑफ पॉइंट स्टार्ट्स। शी गेज्ड एट मी इन अ लॉन्ग लिंगरिंग सॉर्ट ऑफ वे, हर ब्राउ रिंकल्ड एज इफ इन थॉट। मी जो है वो बर्टी हैं इधर। ठीक है। Attila, she said at length. That's the name. Attila the Hun. Huh? I was trying to think who you reminded me of. Somebody who went about strewing ruin and desolation and breaking up homes which, until he came along, had been happy and peaceful. Attila is the man. It's amazing, she said, drinking me in once more. To look at you, one would think you were just an ordinary sort of amiable idiot, certifiable perhaps, but quite harmless. Yet, in reality, you are a worse scourge than the Black Death, I tell you. Bertie, when I contemplate you, I seem to come up against all the underlying sorrow and horror of life with such a thud that I feel as if I had walked into a lamp post. So, यहाँ आंट डेलिया बर्टी को अटिला द हन कह रही हैं, जो कि चंगेज़ खान की तरह बारबेरियन था जो आके पूरा विलेजेस को ख़त्म कर देता था। तो उसको इडियट भी कह दिया, लेकिन उसको अटिला द हन और ब्लैक डेथ भी कह दिया। बर्टी ने उनके घर में ऐसा तबाही मचाई है कि उनको अटिला द हन याद आ गया। बिल्कुल। और फिर वो उसके बाद जब भी बर्टी से मुखातिब होना होता है उन्हें, तो बर्टी नहीं कहती हैं उसको, अटिला ही कहती हैं। तो ये यानी कि अगर आपकी थोड़ी सी नॉलेज हो हिस्ट्री की और दीगर चीज़ों की, तो शायद आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं वुडहाउस। ऐसे ही है, क्योंकि रेफरेंसेस बहुत हैं। बहुत है। लेकिन इट डजंट स्टॉप यू, बिकॉज एक तो आप कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें पिकअप कर सकते हैं, प्लस इफ़ यू एंजॉय लुकिंग अप थिंग्स, तो आप फिर उसके बाद आप गूगल भी करके आस्क जीव्स करके, देन यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। एक और मैं कहना चाहूँगी, एक जो हमने जैसे हमने कहा कि बहुत सारे कॉमेडी राइटर्स को इंस्पायर किया, सो एक और मशहूर डुओ है कॉमेडी का यूके में, स्टीवन फ्राई और ह्यू लॉरी, जिन्होंने अगेन अपना बहुत मशहूर स्केच प्रोग्राम यूके में शुरू किया था कॉमेडी का, और उन्होंने टीवी सीरीज़ भी बनाई जीव्स एंड वुस्टर के नाम से, जो कि यूट्यूब पे भी है। तो अगर पढ़ने से पहले शो को ट्राई करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो स्टीवन फ्राई का एक कमेंट है। स्टीवन फ्राई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस परहैप्स, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैंस ऑफ पीजी वुडहाउस। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है कोट, और ये है कि यू डोंट एनालाइज सच सनलिट परफेक्शन, यू जस्ट बैस्क इन इट्स वार्मथ एंड स्प्लेंडर। बेसिकली कि आप व्हेन यू रीड वुडहाउस, इट जस्ट फिल यू विथ सच अ वार्मथ। जिस तरह से वुडहाउस ने मुझे डी स्ट्रेस किया, वैसे आई एम श्योर स्टीवन फ्राई को भी किया। आप लॉजिक मत ढूंढें, आप जो भी उसने कायनात बनाई है उसका आप उसके हुस्न से आप जो है वो महसूस हों और उसको महसूस करें। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप आइंदा भी अगर मौका लगे तो किसी और अदीब पर या किसी और अदबी नशिस्त में या तालीम के मौजू पे आपसे बात हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।